आज जिस शख्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, उनका नाम स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखने वाले सभी को और शायद कुछ आम जनता ने भी सुना ही होगा, हर्षद मेहता। आज की कहानी है हर्षद मेहता की, जो काफी चर्चे में है स्कैम 1992 वेब सीरीज के बाद से। ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं, वो एक वादे की, एक झूठ की और साथ साथ बहुत सारे झूठे आरोपों की है। हर्षद मेहता, कुछ लोग इन्हें फ्रॉड तो कुछ इन्हें मसीहा समझते हैं, और देखा जाए तो सब लोग ही हर्षद मेहता पे अपना ओपिनियन देते ही देते हैं। 20 साल बाद हर्षद मेहता की पत्नी ज्योति मेहता ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने सारे प्रूफ्स प्रेजेंट किया है कि हर्षद मेहता के साथ गलत व्यवहार किया गया, और ये सारा डेटा उपलब्ध है harshadmehta.in पे। और इसी वेबसाइट से रिसर्च करके मैं आप सब लोगों को कॉइन के दूसरे हिस्सा दिखाना चाहता हूं, जो शायद जानबूझकर हमसे छुपाया गया है इतने दिनों तक। पहला अध्याय, वादा। ज्योति मेहता के मुताबिक हर्षद मेहता को सुनील मित्तल, जो कि भारतीय एयरटेल के प्रमोटर हैं, उनसे कॉल आया। उन्होंने हर्षद को बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव हर्षद से मिलना चाहते हैं 4 अप्रैल 1991 में। उसके एक दिन पहले ही, मतलब 3 अप्रैल 1991 में हर्षद ने इंडियन एयरलाइन से फ्लाइट ली नई दिल्ली की और वहां पर हॉलिडे इन में चेक इन किया। 4 अप्रैल 1991 के इस मीटिंग में श्री सतपाल मित्तल, सुनील मित्तल के पिता, सुनील मित्तल, सतपाल मित्तल के पीए हर्षद मेहता और उनके भाई अश्विन प्रेजेंट थे। इस मीटिंग की वेन्यू थी रेस कोर्स रोड। उस मीटिंग में ही प्रधानमंत्री ने खुलासा किया कि भारत की इकोनॉमी अपनी सबसे खराब सिचुएशन में है, क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसे बहुत कम हैं। इतने कम मतलब कि भारत के पास सिर्फ 7 दिनों के इंपोर्ट्स बिल दे सके इतना पैसा था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कितना कम पैसा था हमारे फॉरेन रिजर्व में। तो प्रधानमंत्री ने हर्षद मेहता से कहा कि स्टॉक मार्केट में एक सकारात्मक भावना पैदा करें, ताकि एक बुलिश वातावरण बने और एक आत्मविश्वास तैयार हो, जिससे कि बाहरी दुनिया को यह लगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत अर्थव्यवस्था है। और अगर यहाँ पर हम ज्योति मेहता का कोट लें तो वह ये है, मेरे पति से कहा गया था कि वे बाजारों को बढ़ावा दें और उनसे वादा किया गया था कि इसमें सरकार का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। जब हर्षद मेहता मुंबई वापस आए, तब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग 1400 अंकों पर था। उन्होंने भारतीय बाजार के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना शुरू किया और उन्होंने कई सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले साक्षात्कार दिए, जैसे कि भारत आगे कैसे बढ़ेगा, भारत में दीर्घकालिक निवेश क्यों जरूरी है, एंड सो ऑन। इसी के साथ सरकार भी कई महत्वपूर्ण बदलाव कर रही थी, जैसे कि रुपये की मूल्य ह्रास करना, जिसके कारण अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया और बाजार जो 1400 अंकों पर था वह बढ़कर 2800 अंकों पर पहुंच गया, यानी कि केवल 3 से 4 महीने में 130% की वृद्धि हुई। अब आते हैं दूसरे चैप्टर में, धोखा। 1991 तो अब खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं 1992 में। अब इनकम टैक्स को कहीं से यह जानकारी मिलती है कि हर्षद मेहता के पास करप्ट ऑफिशियल्स हैं जो फेक चेक्स में सिग्नेचर करके देते हैं। हर्षद मेहता मार्केट के लूपहोल्स को मिसयूज कर रहा है, फैब्रिकेशन करके स्टॉक्स के ओरिजिनल प्राइस से 40 गुना बढ़ा रहा है और भी बहुत कुछ। अब ज्योति मेहता के बताए गए डेटा के अनुसार 28 फरवरी 1992 में हर्षद मेहता के घर पर इनकम टैक्स की रेड हुई, जो कि बजट पेश होने के ठीक एक दिन पहले थी। बजट 1992 में 29 फरवरी को जारी हुआ था और रेड 28 फरवरी को पड़ी थी। इस रेड में हर्षद मेहता के सारे कंप्यूटर्स, फिजिकल शेयर्स, सारे फिजिकल रिकॉर्ड्स जब्त कर लिए गए थे। फिजिकल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस वक्त सब कुछ फिजिकल ही होता था, तो वो सब कुछ सीज कर लिया गया था। इसके वजह से उनका जो पूरा स्टॉक ब्रोकरेज का बिजनेस था वो पैरालाइज्ड हो गया था। और जाहिर सी बात है कि बजट से पहले पैरालाइज्ड होना किसी भी स्टॉक ब्रोकर के लिए बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि बजट के दिन लोग बहुत मात्रा में एक्टिव होते हैं। अब वह दिन आता है जब बजट का ऐलान होता है। उस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो शानदार बजट पेश किया था, उस बजट का लाभ हमारी अर्थव्यवस्था आज तक उठा रही है। इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने खोल दिया था इस बजट के माध्यम से। विदेशी निवेशक आ सकते थे, विदेशी कंपनियां आ सकती थीं, इंडियन इकोनॉमी वॉज ओपन फॉर द वर्ल्ड। उस समय में इस बजट को इतना प्रॉमिसिंग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था कि लोग इसको लेकर आशावादी थे, और इस बजट के परिणाम स्वरूप मार्केट जो 2800 से था वह बढ़कर 4487 हो गया। अब इसमें ज्योति मेहता का कहना है कि ये जो मार्केट इंक्रीज हुआ था, इसमें हर्षद मेहता का कोई हाथ नहीं है। ये इंक्रीज डॉक्टर मनमोहन सिंह की बजट पेश करने की वजह से हुआ था।
क्योंकि हर्षद मेहता उस समय कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका सब कुछ इनकम टैक्स वालों ने सीज करके रखा था। अब दोबारा उनके इनकम टैक्स में रेड पड़ती है जो कि होती है 90 दिनों का, फरवरी से जून 1992 तक। और इस इनकम टैक्स रेड के बाद यह कंफर्म हुआ कि हर्षद मेहता और उनकी पूरी फैमिली ने उस समय का सबसे उच्चतम इनकम डिक्लेरेशन किया था जो कि है 100 करोड़ रुपए। उसके सारे टैक्स अग्रिम भुगतान से लेकर अंतिम चुकाने तक पूरी तरह से अदा किए गए थे। वे कोई भी सबूत नहीं पा सके अनअकाउंटेड इनकम का, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स वालों ने हर्षद मेहता की फैमिली को 30 साल तक परेशान किया है और कोर्ट में उनके खिलाफ 1200 मुकदमे फाइल किए हैं। इस कहानी का सिर्फ इनकम टैक्स ही विलेन नहीं है, उनके साथ एक और विलेन भी है, द कस्टोडियन। अब जो भी हर्षद मेहता की बिलोंगिंग्स थीं, वो किसी कस्टोडियन के नाम पर सीज की गई थीं। ज्योति मेहता के मुताबिक उस कस्टोडियन ने मार्केट के ब्लू चिप शेयर्स को जल्दबाजी में बेच दिया, जिसके कारण उनके परिवार को 20,667 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और जो भी पैसा मिला, कस्टोडियन ने उन शेयर्स को बेचकर वो पैसे इनकम टैक्स को और बैंक को दे दिए। और ऐसे ब्लू चिप शेयर्स को बेचना अपने आप में ही लॉ की वायलेशन है। और ज्योति मेहता के अनुसार 25 साल बाद ये इनकम टैक्स वाले और कस्टोडियन कोर्ट के सामने कुछ साबित नहीं कर पाए। नाउ चैप्टर 3, झूठ। अब इस कहानी में आते हैं मिस सुचिता दलाल। उन्होंने हर्षद मेहता पर एक विस्तृत आर्टिकल लिखा था जो 21 अप्रैल 1992 को लिखा गया था। यह आर्टिकल 22 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ। इस आर्टिकल में हर्षद मेहता का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया गया था, लेकिन इसमें लिखा गया था कि द बिग बुल हैज टू क्लियर ऑफ सिक्योरिटीज विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफ ₹500 करोड़, जो कि यह दर्शाता था कि यह स्पष्ट रूप से हर्षद मेहता के बारे में ही था। ज्योति मेहता के अनुसार जब यह कहानी 23 अप्रैल 1992 को लिखी गई थी, उस समय हर्षद मेहता को एसबीआई को देने के लिए कोई अमाउंट बाकी नहीं थी। ज्योति मेहता ने यह भी बताया कि 11 अप्रैल 1992 तक कुछ भी चुकाना नहीं था और जो पहले चुकाना था 616 करोड़, वह हर्षद मेहता पहले ही एसबीआई को दे चुके थे। इस आर्टिकल के प्रकाशित होने के बाद उस समय के एसबीआई के चेयरपर्सन ने यह खुला बयान दिया था कि रीकैंसिलेशन में समस्या थी, पर अब वह समस्या सुलझ चुकी है और भ्रम भी साफ हो चुका है। हर्षद मेहता को देने के लिए कोई बकाया देयता नहीं है। इस बयान के बाद भी सुचिता दलाल ने कोई माफी नहीं मांगी, न ही आर्टिकल वापस लिया और न ही सही तथ्य प्रकाशित किए। उसके ऊपर सुचिता दलाल ने यह झूठी कहानी हर्षद मेहता के खिलाफ जारी रखी। चैप्टर 4, हेल्प मी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने हर्षद मेहता के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें 54 दिनों के लिए जेल कस्टडी में ले लिया गया। जेल में लगभग 7 बजे के आसपास हर्षद मेहता को छाती में बहुत तेज दर्द होने लगा। उन्होंने जेल अथॉरिटी से मदद मांगी। हेल्प हेल्प करके चिल्लाए। उनके बगल वाली सेल में ही उनके भाई सुधीर भी थे, जो उन्हें मदद के लिए पुकारते हुए सुन सकते थे लेकिन देख नहीं सकते थे। हर्षद मेहता की घबराहट के कारण जेल के डॉक्टर्स उनके पास आए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सटीक समस्या क्या है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि डॉक्टर्स को लगा कि शायद हार्ट अटैक आया है, पर उनके पास उस समय कोई भी दवाई मौजूद नहीं थी जो हर्षद को दी जा सके। अब यहाँ पर हर्षद मेहता ने कहा कि उनकी पत्नी ज्योति ने उनके लिए जेल के लिए एक किट बनाकर भेजी थी जिसमें दवाई थी सॉर्बिट्रेट। यह दवा अगर उन्हें प्रदान की जाए तो उनकी स्थिति बेहतर हो सकती थी। यहाँ ज्योति मेहता कहती हैं कि यह उनके पति हर्षद मेहता की शार्पनेस थी कि विदाउट इवन डायग्नोसिस ही कैन फील दैट मे बी द प्रॉब्लम वाज इनिशियल स्टेज ऑफ हार्ट अटैक। ये दवाई खाने के बाद समस्या कुछ समय के लिए नियंत्रण में आ जाती है, लेकिन अस्पताल जाने की आवश्यकता थी। उन्होंने अस्पताल ले जाने की मांग की, पर किसी ने भी उनकी बातों को महत्व नहीं दिया और 11 बजे आखिरकार उन्हें अस्पताल ले जाने की अनुमति मिली। तब तक उनकी हालत और भी खराब हो चुकी थी क्योंकि दवाई का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा था और आखिर में उन्हें थाने के अस्पताल में ले जाया गया। बिना किसी कार के वे पैदल ही अस्पताल गए। 11:15 बजे वे थाने के अस्पताल पहुंचे और जैसे ही वे व्हील चेयर पर बैठे वहीं वे कोलैप्स कर गए और उनका निधन हो गया। पूरे मामले को इतना सीक्रेट रखा गया कि सुधीर मेहता, जो हर्षद मेहता के भाई थे, उन्हें भी नहीं बताया गया कि उनके भाई को अस्पताल में भर्ती करने के लिए ले जाया जा रहा है।
जब हर्षद मेहता नहीं रहे तब उन्हें सूचित किया गया कि आपके भाई नहीं रहे। पूरी परिवार अस्पताल में भागते हुए पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें कुछ खास नहीं बताया। ज्योति मेहता कहती हैं, मैं चाहती हूं कि ऐसा किसी के दुश्मन के साथ भी न हो। जेल प्राधिकरणों की लापरवाही के कारण यह पूरी घटना हुई और सबसे बुरी बात यह है कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हर्षद मेहता की परिवार को उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं मिली। अब आते हैं चैप्टर 5 एलिगेशंस में। 1992 में जब मार्केट क्रैश हुआ तो पूरे क्रैश को हर्षद मेहता क्रैश का नाम दे दिया गया। हर एक निवेशक हर्षद मेहता को दोष देने लगा कि हर्षद मेहता की वजह से स्टॉक मार्केट पर पैसे गंवाए हैं उन्होंने। ज्योति मेहता इन आरोपों को बिल्कुल गलत बताती हैं। उनके मुताबिक हर्षद मेहता हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में ही निवेश करते थे और सिर्फ दीर्घकालिक निवेश ही करना चाहते थे। इसके वजह से हर्षद मेहता ने रिसर्च करके ऐसी बेस्ट कंपनियों की खोज की जिसमें वो निवेश कर सकें। उस समय उनकी पूरी टीम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एमबीए की भरमार थी। ज्योति मेहता का कहना है कि हर्षद मेहता की निवेश नीतियों की सच्चाई साबित करने के लिए उनके परिवार के 2 मुख्य सदस्यों के निवेश का उदाहरण दिया जा सकता है। पहला है श्रीमती रसीला मेहता, जो हर्षद मेहता की मां थीं, और दूसरी हैं श्रीमती रीना सुधीर मेहता, जो हर्षद मेहता के भाई की पत्नी हैं। इन दोनों के निवेश उसी समयावधि में किए गए थे जब हर्षद मेहता ने अपने निवेश किए थे। रीना मेहता की निवेश 2003 में मूल्य था 42 करोड़ 17 लाख, जो 2007 में बढ़कर 197 करोड़ 26 लाख हो गई और 2011 में बढ़कर 353 करोड़ हो गई। और जब हम श्रीमती रसीला मेहता जी के स्टॉक्स को देखेंगे तो वो 2003 में मूल्य थी 48 करोड़ 17 लाख, 2007 में हुई 243 करोड़ 55 लाख और यही स्टॉक्स 2011 में 413 करोड़ के बन गए। ज्योति मेहता का दावा है कि ये सारे स्टॉक्स उसी आधार पर चुने गए थे और आज तक ये स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हर्षद मेहता कभी भी उन कंपनियों में निवेश नहीं करते थे जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं थीं। ज्योति मेहता के अनुसार यह पूरा पैनिक सुचिता दलाल द्वारा फैलाया गया था, झूठी कहानी, झूठे दावे और झूठे आरोपों के साथ। और सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि चीजों को फिर से जांचा भी नहीं गया था और जब चीजें सामने आने लगीं तब भी जांच नहीं की गई। यही कारण है कि मार्केट में पैनिक पैदा हुआ, जिसके कारण बाजार गिरा, न कि हर्षद मेहता के कारण। स्टॉक मार्केट पर एक उसूल है कि जब आप किसी के निवेश में सहायता करते हैं और उनका मुनाफा होता है तो वे आपको स्मार्ट मानते हैं क्योंकि उन्होंने आप पर भरोसा किया, लेकिन जैसे ही नुकसान होता है सारी गलती आपकी मानी जाती है। हर्षद मेहता के साथ भी कुछ इसी तरह का वाकया हुआ। जब वे समाचारों में छाए रहे और सब कुछ अच्छा हो रहा था तो सभी सफलताओं का श्रेय उन्हें मिलता रहा, लेकिन जब परिस्थितियां बिगड़ी तो हर्षद मेहता सभी गलतियों के लिए बलि का बकरा बन गए। अब सच्चाई यह है कि हमें शायद कभी पूरा सच पता नहीं चलेगा। इतना स्पष्ट है कि हर्षद मेहता का मामला उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। आपको क्या लगता है हर्षद मेहता के बारे में? नीचे कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।